हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज पढ़ाया जाएगा रुधिर की संरचना। मनुष्य का रुधिर लाल रंग का होता है। आप देखते हैं कि जब कभी भी आपको चोट लग जाती है, कट जाता है या खरोच आ जाती है तो रुधिर आपका बहने लगता है। वह लाल रंग का रुधिर होता है। और लेकिन कुछ जंतु अकशेरुकी जो जंतु होते हैं उनका रक्त लाल नहीं होता। जैसे काकरोच है तो उसका रक्त लाल नहीं होता है, रंगहीन होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जो रुधिर है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, साथ ही वह कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। रुधिर के मुख्य दो भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। जो रुधिर कणिकाएं हैं ये रुधिर का लगभग 45% भाग होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं को RBC कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स। उसी तरह से श्वेत रुधिर कणिकाओं को WBC कहते हैं, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। और जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स उनको कहा जाता है। अब हम पहले बताएंगे लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वे गोल, तस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से पिचकी हुई या उभयावतल होती हैं। उभयावतल होती हैं और ये केंद्रक विहीन होती हैं, यानी इन कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, या कहा जाए हीमोग्लोबिन नामक रंगा पाया जाता है, जिसके कारण लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। ये इन कणिकाओं का जो जीवन काल है वह 100 से 120 दिन का होता है और 120 दिन के बाद नष्ट हो जाती हैं और नई बनती रहती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये हड्डियों की मज्जा में बनती हैं। जो लंबी हड्डियां होती हैं उनकी अस्थि मज्जा में बनती हैं, लेकिन भ्रूणावस्था में ये लाल रुधिर कणिकाएं यकृत तथा प्लीहा में भी बनती हैं। अब लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं ये ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, यानी ऑक्सीजन को ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती हैं। जब ये ऑक्सीजन को ले जाती हैं तो शरीर के अंदर कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जितना अधिक ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचती है उतनी ही ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। तो लाल रुधिर कणिकाओं की जो मात्रा है वह पुरुषों में कितनी होती है, तो पुरुषों के 1 घन मिलीमीटर रक्त में 55 लाख तथा स्त्रियों में 45 से 50 लाख इनकी संख्या होती है। यानी पुरुषों में इनकी संख्या 55 लाख और स्त्रियों में इनकी संख्या 45 से 50 लाख होती है। और इन लाल रुधिर कणिकाओं की कमी से रोग होता है एनीमिया का रोग या रक्त अल्पता का रोग होता है। तो जिसे भी रक्त अल्पता का रोग हो जाता है तो उनको डॉक्टर दवा देते हैं और खाने के लिए बताते हैं, जिससे
कि लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा बढ़ जाए। इसके बाद है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो लाल रुधिर कणिकाओं से आकार में क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं और ये अनियमित आकार की भी होती हैं। इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, ये रंगहीन होती हैं और कहाँ बनती हैं? शरीर में प्लीहा में बनती हैं। इनका जीवन काल जो होता है वह 1 से 4 दिन का होता है, यानी 1 से 4 दिन के बाद ये नष्ट हो जाती हैं और इनकी जगह पर दूसरी श्वेत रुधिर कणिकाएं बनती हैं। ये कई प्रकार की होती हैं और ये क्या करती हैं कि बाहर से हमारे शरीर पर कीटाणुओं का या बाहर से रोगाणुओं का आक्रमण होता है तो ये वहाँ पर एकत्रित होकर के उनसे लड़ाई करके या उनसे लड़ करके उन्हें नष्ट कर देती हैं, अर्थात हमारे शरीर की बाह्य रोगों से सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। कौन? WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं। यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा करती हैं और जो कुछ भी ये टूटी हुई होती हैं कणिकाएं उनको आप भक्षण भी करके सफाई करने का कार्य करती हैं। इसके बाद है रुधिर प्लेटलेट्स या इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं ये आकार में बहुत छोटी होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं, द्विउत्तलीय प्लेट नुमा होती हैं और इनकी संख्या भी जो होती है लगभग 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। आपने सुना होगा कि जिस किसी को भी डेंगू बुखार हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और प्लेटलेट की संख्या कम होने का मतलब खतरा हो जाता है। तो इसके लिए लोग दवाएं करते हैं और ज़्यादातर लोग कहते हैं पपीते की पत्ती का रस दिया जाए तो इससे प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये इनका कार्य क्या होता है? जब कभी भी आपको चोट लगती है और रक्त बहने लगता है तो रक्त का थक्का जमा करने में या जमाने में ये सहायक होती हैं। कौन? रुधिर प्लेटलेट्स। तो इनका चित्र बच्चों मैंने ये बनाया है कि लाल रुधिर कणिकाएं किस तरह की होती हैं और श्वेत रुधिर कणिकाएं किस तरह की होती हैं और रुधिर प्लेटलेट्स किस तरह की होती हैं। ये चित्र भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, रुधिर कणिकाएं देखिए, ऊपर लाल रुधिर कणिकाएं हैं जो किस तरह की हैं? ये उभयावतल होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं और नीचे श्वेत रुधिर कणिकाएं अनियमित आकार की होती हैं और लाल रुधिर कणिकाओं से ये बड़ी होती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है और नीचे देखिए छोटे आकार की रुधिर प्लेटलेट्स हैं, ये भी केंद्रक विहीन होती हैं और छोटे आकार की होती हैं और जब कभी भी आपको चोट लगती है तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तो ये जब भी आप लिखेंगे तो चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब रुधिर कणिकाओं के बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है रुधिर में ये हल्का पीला रंग का चिपचिपा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है और रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग ये होता है और इसमें सामान्य रूप से
90% जल तथा 10% में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवण के कारण प्लाज्मा क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थों में इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल, हार्मोन्स, एंजाइम्स आदि पाए जाते हैं और यह तरल बहता हुआ दिखाई पड़ता है और यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। यह भी विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। तो रुधिर के जो दो मुख्य भाग थे, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। तो रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट और प्लाज्मा ये 55 से 60% रुधिर का पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसमें 90% जल तथा 10% में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और यह भी उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। अब रुधिर का जमना, जैसे आपको चोट लग गई और अगर रुधिर नहीं जमेगा तो आपके शरीर का रक्त अधिक मात्रा में बह जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपके लिए वह खतरनाक हो जाता है, मरने की स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है। तो रुधिर कैसे जमता है? जब कभी भी आपके शरीर के किसी अंग में चोट लगती है तो आपकी जो रुधिर केशिकाएं हैं वो फट जाती हैं और रुधिर वायु के संपर्क में आ जाता है। तो क्षतिग्रस्त ऊतकों के जो प्लेटलेट्स है वह विघटित होकर के प्लेटलेट्स तत्व 3 बनाती है। वह प्लेटलेट्स तत्व 3 जो होता है प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन को किसमें बदल देती है? फाइब्रिन में बदल देती है। मैंने कि जो क्षतिग्रस्त ऊतक से ये प्लेटलेट्स तत्व 3 बनता है, वह प्लेटलेट्स तत्व 3 प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को फाइब्रिन नामक प्रोटीन में बदल देता है और यह फाइब्रिन नामक जो प्रोटीन होती है वह रेशे की भांति होती है और क्षतिग्रस्त ऊतक के ऊपर जाल जैसी संरचना बना लेती है, जिससे लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं उस जाल में फंस जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं, अर्थात रुधिर का बहना रुक जाता है और क्षतिग्रस्त ऊतक के पास से पीले रंग का पदार्थ निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो इस तरह से रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है जो कई स्टेप में पूरा होता है, कई चरणों में पूरा होता है। पहले मैंने बताया कि क्षतिग्रस्त ऊतक जो होगा उससे जो कि उसकी जो रुधिर वाहिकाएं या केशिकाएं फट जाएंगी, रुधिर वायु के संपर्क में आएगा और उसमें से प्लेटलेट्स जो तत्व है या प्लेटलेट्स जो होती हैं वह बनाएंगी प्लेटलेट्स तत्व 3 और प्लेटलेट्स तत्व 3 जो होता है वह प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को फाइब्रिन नामक प्रोटीन में बदल देता है। फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है वह रेशों की भांति होती है, जिससे वह एक दूसरे से मिल करके जाल जैसी संरचना बना लेती है, जिसके कारण रुधिर कणिकाएं बाहर नहीं निकलती हैं, वो फंस जाती हैं और इस तरह से रुधिर का बहना बंद हो जाता है। इसे हम रुधिर का थक्का बनना भी कहते हैं। तो इस तरह से रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको बताया कि रुधिर कणिकाएं कितने तरह की होती हैं और फिर प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा का क्या कार्य है और रुधिर किस प्रकार से थक्का
बनाता है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है। गुड बाय, थैंक यू।